नमस्कार दोस्तों, हम बंगाल पढ़ रहे हैं और बंगाल में हम क्षेत्रीय शक्ति के रूप में बंगाल का किस तरह से उदय हुआ, इस बात को बढ़िया तरीके से पूरा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से बंगाल में औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई, ठीक है। और सिराजुद्दीन दौला के नवाबी को हम स्टार्ट करेंगे। 1756 में सिराजुद्दीन दौला नवाब बनता है और किस तरह से सिराज के काल में प्लासी युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है और प्लासी युद्ध होता है और किस तरह से सिराजुद्दीन दौला को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पे मीर जाफ़र को शासक बना दिया जाता है, नवाब बना दिया जाता है। तो हमारा आज का जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा बंगाल के नवाबों में सबसे पहले हमने मुर्शिद कुली खान को देखा, उसके बाद में उसके सिराजुद्दीन को देखा, सुजाउद्दीन को देखा, फिर सरफराज खान को देखा, फिर अलीवर्दी खान को देखा। 4 और 5वें नंबर पे आज हम अब सिराजुद्दीन दौला की बात करेंगे, ठीक है। 5 नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे? सिराजुद्दीन दौला। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि अब हम सिराजुद्दीन को बार बार सिराजुद्दीन नहीं लिखेंगे, सिराज ही लिखेंगे, ठीक है। तो मैं सिराज लिखूं तो आप सिराजुद्दीन समझ जाना अपने आप ही। हाँ, तो ये बात थी यहाँ पे। तो थोड़ा सा हम सबसे पहले एक हल्का सा क्या सामान्य सा परिचय कर लेते हैं और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि क्या इसके समक्ष चुनौतियाँ थी और किस तरह से उन चुनौतियों से सिराज बाहर आया, ठीक है। सबसे पहली बात, जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई तो अलीवर्दी खान की 3 पुत्रियां थी, पुत्र एक भी नहीं था। तो ऐसी स्थिति में समस्या ये आई कि इसका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो तीनों पुत्रियां, हाजी अहमद जो था उसका भाई था अलीवर्दी खान का, इसके तीनों बेटों से तीनों बहनें ब्याही हुई थी। इस हिसाब से हम तीनों में से किसी एक को गवर्नर बनाना था, उत्तराधिकारी बनाना था, नवाब बनाना था, गवर्नर नहीं। तो सबसे पहले सिराज का जन्म हुआ था तो अपने दोहित्र कहो चाहे नाती कहो, सिराज को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो परिचय में हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि अलीवर्दी खान के कोई पुत्र नहीं था और 3 पुत्रियां थी। तीनों का विवाह उसने जो है वो इन राजकुमारों से कर लिया था और उनमें से सबसे पहले जन्म सिराज का हुआ था, इसलिए सिराजुद्दीन दौला को उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तीनों दामाद की डेथ इसके शासन काल में हो गई थी, 1756 से पहले ही हो गई थी। जब सिराज को उत्तराधिकारी नियुक्त किया, अलीवर्दी खान की जब मृत्यु हुई और सिराज जब शासक बना 1756 में जब नवाब बना, तो उसके बाद में सबसे पहली जो चुनौती थी वो थी इसके सारे मासी के बेटे, ये जो परिवार के लोग थे ये सारे इसके खिलाफ हो गए। क्योंकि घसीटी बेगम जो उसकी मासी थी वो भी मानती थी कि भाई मैं भी उत्तराधिकारी की हकदार हूँ। शौकत जंग जो उसका भाई था, मासी का बेटा, वो भी मानता था कि मैं इसका उत्तराधिकारी हूँ। तो ऐसी स्थिति में तो इस प्रकार से पारिवारिक समस्याएं इसके सामने चुनौती सबसे पहले आई। उसके बाद में दूसरी चुनौती थी सबसे बड़ी, वो थी अंग्रेज़ों की। 1756 तक तो ठीक था, 1756 के बाद अंग्रेज़ों ने कुछ अधिक हरकतें स्टार्ट कर दी थी। अब रीज़न क्या थे उसके पीछे? कई सारे रीज़न थे। पहला रीज़न तो उसमें ये था कि अंग्रेज़ अब चाहते थे कि बंगाल में अपना वो व्यापार वाणिज्य बढ़ा दें और इस हिसाब से वो कार्य कर रहे थे। और इस वजह से उनके कार्य कुछ ऐसे हो गए थे जो सिराज को ठीक नहीं लग रहे थे। चाहे वो दस्तक प्रथा का दुरुपयोग हो, चाहे वो आपके कृष्ण वल्लभ को शरण देना हो, चाहे वो आपके कलकत्ता जो फोर्ट विलियम था इसकी अतिरिक्त किलेबंदी करनी हो। तो कई सारे ऐसे कार्य थे जो इसके द्वारा किए गए, अंग्रेज़ों के द्वारा, और ये वजह रही कि अंग्रेज़ों और सिराज के बीच में विवाद उत्पन्न हुए और इसका जो परिणाम था वो प्लासी युद्ध के सामने आया।
तो के रूप में सामने आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा परिचय लिख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूँ कि अलीवर्दी खान के कोई पुत्र नहीं था। तीन पुत्रियां थी। तीन पुत्रियां थी, ठीक है, जिनका विवाह अपने भाई, हम इस्लाम में क्या इनके ऐसे सगे संबंधियों से विवाह होता था, आज भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है इनकी। अपने भाई हाजी अहमद के तीनों पुत्रों से किया। ठीक है, अब देखिए, तीनों पुत्रों से तीनों बेटियों की शादी कर दी और निकाह कर दिया, आप ऐसे भी कह सकते हो। अब एक बेटा था आपके नौगिस मोहम्मद खान, ठीक है, नौगिस मोहम्मद खान। अब नौगिस मोहम्मद खान को ये ढाका का गवर्नर बना दिया गया था। ये ढाका का फौजदार था और इसका विवाह घसीटी बेगम से किया गया। घसीटी बेगम इसकी बेटी थी, किसकी? अलीवर्दी खान की। और इसका निकाह किससे किया गया था? नौगिस मोहम्मद खान से। एक ये थी। दूसरी और सबसे बड़ी षड्यंत्रकारी यही थी। दूसरा जो विवाह किया गया वो क्या? शहीद अहमद खान से। शहीद अहमद खान, और इसकी संतान थी आपके शौकत जंग। मैं केवल उन्हीं के नाम लिख रहा हूं जो सिराज के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले, ठीक है। और तीसरी जो बेटी थी जैनुद्दीन अहमद खान, और ये शौकत जंग जो था ये आपके ढाका का ये था, पूर्णिया का गवर्नर था, पूर्णिया गवर्नर, ठीक है। और रंगपुर में पहले फौजदार था, ठीक है, शौकत जंग। तीसरा नाम जो आता है वो आता है आपके जैनुद्दीन अहमद खान का, जैनुद्दीन अहमद खान, ठीक है। ये पटना में था और इसका विवाह किया गया, इससे विवाह किया गया था अमीना बेगम का, ठीक है, अमीना बेगम का, अमीना बेगम। और ये था पटना का गवर्नर। तो कुल मिला के ये नाम याद रखना आप। और इसी अमीना बेगम की संतान थी सिराज। इसकी ठीक है। तो सिराज किसकी संतान था? अमीना बेगम का था और पिता का नाम जैनुद्दीन अहमद खान था, ठीक है। अब ये तीन बेटियां थी और इनकी इस हिसाब से काम हो गया था। अब देखिए क्या हुआ, अलीवर्दी खान के जीवन काल में ही इन तीनों की मृत्यु हो गई थी और अलीवर्दी खान की कोई पुत्र तो था। सबसे पहले उसने क्या किया, सिराज जो सबसे बड़ा था इन तीनों बहनों के
जितना जो बेटे थे उनमें से सबसे बड़ा सिराज था। हालांकि शौकत जंग इस अहमद खान की दूसरी पत्नी का पुत्र था, तो इसकी रियल मासी का बेटा भाई भी नहीं था वो, तो शौकत खान जंग का तो कोई हक बन ही नहीं रहा था। और घसीटी बेगम का कुछ था नहीं उस समय, तो एक सिराज ही था जो योगी भी था और ज्येष्ठ भी था। तो अली वर्दी खान ने क्या किया, अपने जीवन काल में ही सिराज को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। और फिर जब सिराज की मृत्यु हुई तो उसके बाद इनके परिवार वालों ने इसके खिलाफ साठगांठ करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो मैं इस बात को यहाँ पे लिख रहा हूँ। अली वर्दी खान ने की शासनावधि में ही तीनों दामादों की मृत्यु हो चुकी थी और सिराज सबसे पहले या सबसे बड़ा था नातीगण में। इस कारण सिराज को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। सिराज को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ठीक है, और जब सिराज को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और जब सिराज नवाब बना तो उसके बाद इन सब ने कौन, भाई अमीना बेगम तो कुछ करेगी नहीं, शौकत जंग और घसीटी बेगम, इन दोनों ने सिराज के विरुद्ध षड्यंत्र किए। और तीसरा इनके साथ कौन मिल गया, मीर जाफर, जो सिराज का सेनापति था। वो भी नहीं चाहता था कि सिराज नवाब बने, क्योंकि सिराज बचपन से ही स्वतंत्र प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ठीक है, आप देखो क्या हुआ आगे, मैं इसको अलग स्लाइड पे ले रहा हूँ, आप लिख लीजिए इसको। इस प्रकार जब सिराज नवाब बना तब उसके समक्ष निम्न चुनौतियां थी। ठीक है, कई चुनौतियां थी और उनमें से सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो तो अंग्रेज़ों की थी, लेकिन उससे पहले एक परिवार की चुनौती थी, उससे निपटना सबसे पहले ज़रूरी था। तो पहली चुनौती जो थी वो थी आपके पारिवारिक सदस्यों की। अब पारिवारिक सदस्यों की चुनौती क्या थी और कैसे निपटे, देखिए सबसे पहले कुछ समझ लीजिए। जैसे पारिवारिक सदस्यों में घसीटी बेगम और शौकत जंग, इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने है वो एक प्रकार से मीर जाफर जो कि सेनापति था इसका सिराज का, और ढाका की घसीटी बेगम और पूर्णिया के शौकत जंग, इन दोनों ने मीर जाफर के साथ मिलकर षड्यंत्र करने स्टार्ट कर दिए। अब जब इन्होंने षड्यंत्र किए तो सिराज ने बहुत ही सिंपल सा काम किया, घसीटी बेगम को गिरफ्तार कर लिया
और इसको नज़रबंद कर लिया और इसकी जितनी भी संपत्ति थी ढाका के अंदर वो सारी की सारी संपत्ति जो है वो जब्त कर ली गई, इसको कैद कर लिया। इसका काम खत्म हो गया। शौकत जंग को मणिहारी के निकट युद्ध में पराजित किया और शौकत जंग को मार दिया युद्ध के अंदर ही, ठीक है। और मीर जाफर को सेनापति पद से हटा के उसके स्थान पे मीर मदान को सेनापति नियुक्त कर दिया। इस तरह से पारिवारिक चुनौती से बड़े आसानी से निकल गया था अक्टूबर तक आते आते ही, ठीक है। 1756 में ही पारिवारिक समस्या से बाहर आ गया। तो अब मैं लिख रहा हूँ कि इस चुनौती का सामना किस तरह से किया और किस तरह से उसने इस चुनौती को एक प्रकार से यूं कहिए कि समाप्त किया। पहली बात, एक पंक्ति तो हम एक लाइन तो लिख ही लेते हैं। घसीटी बेगम, या इसको ऐसे करते हैं, बेगम शौकत जंग और मीर जाफर, सेनापति मीर जाफर, ठीक है। उक्त तीनों ने सिराज के विरुद्ध षड्यंत्र आरंभ किए। ठीक है, आरंभ किए। अब समाधान क्या किया देखिए आप। इनका स्थायी समाधान किया जाएगा। सबसे पहले घसीटी बेगम को कैद कर लिया। घसीटी बेगम की संपत्ति जब्त कर नजरबंद कर दिया। इसका काम तो ऐसे बना दिया। दूसरा, मीर जाफर को सेनापति पद से हटाकर इसके स्थान पर मीर मदान को सेनापति बनाया। उसके स्थान पर मीर मदान को सेनापति बनाया। ठीक है, ये वही मीर मदान है जो प्लासी में अदम्य साहस का प्रदर्शन करता है और प्लासी में वीर गति को प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये वही मीर मदान है। और मीर जाफर को हटा दिया गया और मीर जाफर ने क्लाइव के साथ मिलकर, राय दुर्लभ के साथ मिलकर, खवास खान के साथ मिलकर और इसके अलावा जगत सेठ के साथ मिलकर, अमी चंद के साथ मिलकर षड्यंत्र किया और प्लासी के युद्ध में सिराज को बंगाल के नवाब से हटाने का कार्य किया था। ये वही मीर जाफर है। और तीसरा, राजमहल के निकट मणिहारी के युद्ध में 16 अक्टूबर 1756 को, राजमहल के निकट मणिहारी के युद्ध में 16 अक्टूबर 1756 को शौकत जंग सिराज के समक्ष पराजित होता है और शौकत जंग की हत्या कर दी गई। तीनों की समस्या का यही समाधान हो गया था। 16 अक्टूबर 1756 को
राजमहल के निकट, राजमहल की पहाड़ियां ना, कोई घर मत समझना, मणिहारी युद्ध, गिरिया युद्ध, मणिहारी युद्ध, ऐसे छोटे छोटे युद्ध याद रखना। आजकल बड़े युद्धों का पूछने का ट्रेंड खत्म हो रहा है और ऐसे नए नए नाम आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। मणिहारी युद्ध में सिराज ने शौकत जंग को पराजित किया। युद्ध में शौकत जंग युद्ध में शौकत जंग मारा गया। ठीक है, शौकत जंग मारा गया। बस इतनी सी बात है। तो पारिवारिक सदस्यों की जो चुनौती थी उससे ठीक तरीके से सिराज निपट गए थे और यूं कहिए कि इसमें से घसीटी बेगम और शौकत जंग की तो समस्या कभी आई नहीं वापस, क्योंकि दोनों का काम कर लिया था। लेकिन मीर जाफर जो है ये बहुत घातक सिद्ध हुआ और इसने प्लासी युद्ध में क्लाइव का साथ देके सिराज के साथ गजब का विश्वासघात किया इसने और बंगाल का नवाब बन गया। फिर इसके साथ वही हुआ जो इसने सिराज के साथ किया था। मीर कासिम ने इसके साथ वापस धोखा किया। आगे हम उसमें भी देखेंगे, लेकिन अभी हम इसको यहाँ करने के बाद में अब हम आते हैं कि अंग्रेज़ों के साथ में क्या समस्या थी। ठीक है, तो पहली चुनौती तो परिवार के सदस्यों की हो गई। दूसरी जो समस्या थी वो थी अंग्रेज़ों की समस्या। अंग्रेज़ों की समस्या पहली चुनौती कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी। ये लगभग हर भारत के राजा को ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ता रहा है। लेकिन जो ये समस्या थी ना, जो अंग्रेज़ों की समस्या, इससे निपटना इतना आसान नहीं था। दरअसल हुआ क्या था, हुआ ये था कि अंग्रेज़ निरंतर अंग्रेज़ों को कभी विश्वास नहीं था कि सिराज उत्तराधिकारी बनेगा। अंग्रेज़ों को ये था कि शौकत जंग बनेगा या फिर यूँ का ये कोई और इनके बनेगा, लेकिन सिराज पर किसी को ऐसा था नहीं। तो अंग्रेज़ों ने सिराज को एक प्रकार से कभी भी तवज्जो नहीं दी। उचित व्यवहार सिराज के साथ ब्रिटिशर्स ने नहीं किया। और हद तो तब हुई जब राजवल्लभ का बेटा, राजवल्लभ दीवान था मीर जाफर का, इसका सिराज का, उसका बेटा था कृष्ण वल्लभ। तो कृष्ण वल्लभ ने एक गबन किया था, बड़ा घोटाला किया था, और घोटाला करने के बाद में कृष्ण वल्लभ जो है वो सिराज पटना से यहाँ से भाग जाता है और भागने के बाद अंग्रेज़ों के पास चला जाता है। अंग्रेज़ उसको कलकत्ता में शरण दे देते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज में, कॉलेज क्या राजधानी में। अभी फोर्ट विलियम में जब शरण दी अंग्रेज़ों ने, तो सिराज ने नोटिस भिजवाया। उस समय फोर्ट विलियम का जो मेन प्रेसिडेंट था वो था जनरल ड्रैक को एक सूचना भिजवाई कि आप हमारे जो बागी व्यक्ति है, जो या हमारा जो अपराधी व्यक्ति है, उसको शरण ना दे और हमें सुपुर्द कर दे। ऐसी स्थिति में उन्होंने इस प्रकार की कोई शर्त स्वीकार नहीं की सिराज की, और जनरल ड्रेक ने जब उचित जवाब नहीं दिया तो उसके बाद में इन्होंने क्या किया, जनरल ड्रेक ने कलकत्ता की जो फोर्ट विलियम था इनका, उसकी और मजबूत किल्लेबंदी करी। ठीक है ना, ये फोर्ट विलियम था, ये फोर्ट विलियम है यहाँ पे, और यहाँ पर और ज़्यादा अच्छे से दुर्ग बना दिए ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। और इस हेतु इन्होंने है वो परमिशन भी नहीं ली, किसकी, सिराज की। चूँकि सिराज नवाब था तो एक मुर्शिद कुली खान के समय में ही इनके साथ समझौता हो गया था कि कोई भी कार्य जो है वो नवाब की अनुमति के बाद ही ये लोग करेंगे। और अंग्रेज़ों ने इस समय जब कलकत्ता की अतिरिक्त किल्लेबंदी करी
वो किलेबंदी तो वैसे उन्होंने फ्रांस के दृष्टिकोण से करी थी, क्योंकि फ्रांसिस खतरा अंग्रेज़ों को हर दिन है वो महसूस होता था की थी। परंतु सिराज को आपत्ति इस बात से थी कि इन्होंने मेरी अनुमति क्यों नहीं ली। अनुमति तो लेना ही चाहिए, हम मैं नवाब हूँ यहाँ का, तो अनुमति भी नहीं ली। तब सिराज ने पत्राचार किया, इनके साथ में कोई संबंध स्थापित करने का प्रयास किया और कहा गया कि आप कृष्ण वल्लभ को हमें सुपुर्द कर दो और जो अतिरिक्त किलेबंदी की गई उसको ध्वस्त कर दो। ये बात जब उन्होंने जनरल ड्रेक तक पहुंचाई तो जनरल ड्रेक ने जो पत्र ले जाने वाले नारायण राव वगैरह थे तो उनके साथ भी, वाहिद खान वगैरह, उनके साथ भी उचित व्यवहार नहीं किया। तब 15-16 जून को 1756 की बात है, इन्होंने क्या किया, कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर राय दुर्लभ के नेतृत्व में एक अटैक कर लिया था पहले ही। फोर्ट विलियम क्या, पहले कासिम बाज़ार पे किया, बाद में फोर्ट विलियम पे अटैक किया। और वहाँ से जब अटैक किया तो जनरल ड्रेक तो भाग गया और होलवेल थोड़े समय तक लड़ता रहा। 20 जून की बात है ये 1756 की, और 20 जून की रात्रि को ब्लैक होल की ट्रेजेडी होती है। और फिर ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद में क्लाइव और वॉटसन मद्रास की एजेंसी से सेना लेके कलकत्ता आते हैं और वहाँ पे अमी चंद को घूस देके ये कलकत्ता को वापस अपने कब्जे में कर लेते हैं। अलीपुर की संधि होती है और उसके बाद में प्लासी का युद्ध होता है। तो इस बात को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। क्या होता है देखो, ये हुगली है और उसके पास में थोड़ा सा आगे कलकत्ता है, यहीं फोर्ट बना हुआ था। ये चंद्र नगर है जहाँ पे फ्रांसिस कंपनी थी। ये वो प्लासी है जहाँ पे युद्ध हुआ था। ये भागीरथी नदी है। प्लासी इसलिए कहते थे कि पलास के पेड़ बहुत है यहाँ पे। ये मुर्शिदाबाद है, ठीक है। ये स्थान है सारे के सारे बंगाल के। और अब हम देखते हैं कि क्या अंग्रेज़ों के साथ में संबंध खराब होने के पीछे क्या रीज़न थे। तो दो तो रीज़न मैंने बता दिए। एक रीज़न था दस्तक प्रथा का दुरुपयोग। दस्तक प्रथा के बारे में मैंने ब्रिटिश कंपनी के आगमन में बढ़िया से समझा दिया है। ठीक है, तो बात को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों की समस्या। सिराज व अंग्रेजों के मध्य विवाद के निम्न कारण जिम्मेदार थे। ठीक है, अब क्या कारण थे कि इन दोनों के बीच में यूं कहिए कि झगड़ा शुरू हुआ, उसके पीछे कारण क्या था। पहला कारण दस्तक प्रथा का दुरुपयोग। अंग्रेजों द्वारा दस्तक प्रथा का दुरुपयोग। ठीक है, देखो दस्तक प्रथा क्या थी। वैसे तो मैं ब्रिटिश कंपनी के आगमन में बढ़िया समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ मैं बहुत ही संक्षिप्त में बता देता हूँ कि दस्तक प्रथा एक फ्री ट्रेड पास था। फ्री ट्रेड पास का मतलब क्या होगा कि जिसके पास भी दस्तक होगा वो व्यापारी चुंगी नहीं देगा, बल्कि उसको चुंगी मुक्त किया जाता था और उसका सामान भी चेक नहीं किया जाता था चुंगी अधिकारियों के द्वारा। चौराहे पे जो टैक्स लगता है ना, वो टैक्स नहीं लगेगा। तो 1717 में फर्रुख शेर ने अंग्रेज़ों को दस्तक का अधिकार दिया था। अंग्रेज़ व्यापारियों के पास में दस्तक रहते थे, तो इस दस्तक को अंग्रेज़ व्यापारी क्या करते थे, भारतीय व्यापारियों को भी बेचते थे। अब वो बेच के पैसा तो अंग्रेज़ ले जाते थे, अब भारतीय सभी व्यापारियों के पास में दस्तक होता था। अब वो सारे दस्तक के चक्कर में चुंगी बहुत कम हो गई बंगाल में, क्योंकि जो भी कोई आता था सब दस्तक लेके आ रहे हैं। मानो जैसे टोल टैक्स है, टोल टैक्स में कुछ श्रेणियाँ फ्री है। अब मानो कि
रात दिन हमारे काम पड़ता हो और वो जो भी फ्री है वो अपना पास बेचने शुरू कर दें। हर व्यक्ति पास लेके वहाँ से गुजरेगा तो उनके पास टैक्स तो लगेगा नहीं उनका, क्योंकि वो श्रेणी मुक्त है। अब आजकल तो क्या कंप्यूटर सिस्टम है, फ़ोटो है तो पता चल जाते हैं। उस समय ऐसा कुछ पता नहीं चलता था कि किसके नाम का पास है क्या है। अब उस दस्तक का अंग्रेज़ प्रयोग गलत तरीके से कर रहे थे। तो अंग्रेज़ तो टैक्स मुक्त होते ही होते थे, भारतीय व्यापारी भी टैक्स मुक्त हो रहे थे, और जितने भी व्यापारी थे भारत के, ये सारे व्यापारी यूँ कहिए कि फ़ायदा लेने के उद्देश्य से अंग्रेज़ों से दस्तक खरीद लेते थे। अल्टीमेटली लॉस हो रहा था नवाब को। क्यों? क्योंकि चुंगी का जो पैसा था वो नवाब के पास आता था। अब नवाब को चुंगी मिल ही नहीं रही थी क्योंकि सबके पास में दस्तक था। तो ऐसी स्थिति में दस्तक का दुरुपयोग अंग्रेज़ों और नवाब के बीच में सबसे बड़ा विवाद था, और ये विवाद लंबे समय से चला आ रहा था। तो एक विवाद, इस विवाद का समाधान यही था कि दस्तक प्रथा को बंद ही कर दें। इसको भी आगे किया जाएगा मीर कासिम के द्वारा, लेकिन अभी इन्होंने दस्तक प्रथा को बंद नहीं किया, लेकिन ये विवाद का कारण ज़रूर था। ठीक है, तो दस्तक प्रथा में आप ऐसे कुछ पॉइंट्स लिख लेना कि 1717 में फर्रुख शेर द्वारा जारी फ्री ट्रेड पास, ठीक है, अंग्रेज इसका दुरुपयोग कर रहे थे। बेचकर क्या कर रहे थे? दुरुपयोग। इससे नवाब को रेवेन्यू लॉस हो रहा था, हानि हो रही थी। क्लियर? एक तो सबसे बड़ा विवाद का कारण ये था। दूसरा जो कारण था वो था आपके अंग्रेजों के द्वारा कृष्ण वल्लभ को संरक्षण देना, आश्रय देना। दीवान राजवल्लभ के पुत्र कृष्ण वल्लभ को फोर्ट विलियम में आश्रय देना, यह गबन का आरोपी था। ठीक है, गबन का आरोपी था। दीवान का काम ही पैसे का होता है। कृष्ण वल्लभ को फोर्ट विलियम में शरण देना। फोर्ट विलियम की जब स्थापना की गई थी तो इसकी अनुमति भी अजीमुशान ने दी थी। राजस्व हानि, फ्री ट्रेड पास। ठीक है, एक तो ये कारण था। तीसरा जो विवाद का कारण था विद्यार्थियों, वो ये था कि बिना अनुमति के कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम है उसकी अतिरिक्त किलेबंदी करना। नवाब की बिना अनुमति फोर्ट विलियम की अतिरिक्त किलेबंदी
किया जाना। यह किलेबंदी फ्रांसिस खतरे को मद्देनजर रखकर की जा रही थी। फ्रांसिस खतरे को मद्देनजर रखकर की जा रही थी। ठीक है। तो सिराज को क्या आपत्ति थी? सिराज को आपत्ति इस बात की थी कि आपने हमें पूछा क्यों नहीं, हमें पूछा क्यों नहीं। कल को आप बिना पूछे, आज आपने किलेबंदी करी है, कल आप बिना पूछे वो सिक्के चलाओगे, परसों आप बिना पूछे और कुछ कार्य करोगे। तो एक प्रोसीजर को फॉलो करना ज़रूरी है। और ख़ास बात यह भी है कि क्या गारंटी कि कल इसी किलेबंदी का उपयोग आप हमारे खिलाफ ना करोगे, क्या गारंटी? इस बात से आपत्ति थी सिराज को। तो ये कुछ मेन कारण थे जो अंग्रेज़ों और इनके बीच में विवाद को एक प्रकार से ला रहे थे। ठीक है। अब बात ये, अच्छा, ये जो राजवल्लभ किसका दीवान था? ये घसीटी बेगम का दीवान था। इसका थोड़ा ध्यान रखना। मैं लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है ना, घसीटी बेगम का दीवान था। अब ये तीनों चीजें जब हुई तो अल्टीमेटली सिराज ने जो है वो सबसे पहले तो शांतिपूर्ण तरीके से काम करने का प्लान बनाया और उसको ये कहा गया कि आप ये राज कृष्ण वल्लभ को हमें दे दो और फोर्ट विलियम की जो आपने अतिरिक्त किलेबंदी करी है वो आप है यूँ कहिए कि वापस गिरा दो वहाँ पे। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे रह रही है, शौकत जंग मारा गया। यहाँ पे एक मोहनलाल नामक नया सेनापति उभर कर सामने आया था, जिसको मोहनलाल और मीर मदान, ये दोनों प्लासी में मुख्य सेनापति थे। फिर मोहनलाल को पूर्णिया का फौजदार बनाया गया था। ठीक है ना, क्योंकि शौकत जंग मारे जाने के बाद पूर्णिया का फौजदार किसको बनाया था? मोहनलाल को। तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, मैं भूल गया था। मोहनलाल को सिराज ने राजा की उपाधि दी। राजा की उपाधि दी तथा पूर्णिया का फौजदार बनाया। पूर्णिया का फौजदार बनाया था। ठीक है। ये मोहनलाल आपको बाद में भी याद रखना है, क्योंकि प्लासी का युद्ध में जो मेन दो सेनापति थे वो मोहनलाल और मीर मदानी थे। ठीक है ना, मीर जाफर ने तो धोखा कर लिया था, तो ये दो लोग ही थे मेन सेनापति। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत आगे काम आने वाला पॉइंट है ये। ठीक है। तो अब ये मेन कारण थे विवाद की। अब हुआ क्या आगे? ये होने के बाद में सिराज ने फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंट ड्रैक को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर ये कहा कि आप इन चीज़ों को कर लो, अन्यथा हम जो है वो आपके ऊपर अभियान करेंगे। और ड्रैक ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ठीक है। उक्त कारणों के चलते सिराज ने फोर्ट विलियम, में FW लिखूंगा आप, है ना, सिराज ने फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंट ड्रैक को
आदेश दिया कि क्या आदेश था कि कृष्ण वल्लभ को हमें सुपुर्द करें और दूसरा फोर्ट विलियम की अतिरिक्त किलेबंदी ध्वस्त करें। और ऐसा कैसा ऑर्डर इन्होंने फ्रांस को भी दिया था कि वो भी चंद्रनगर की किलेबंदी को ध्वस्त करें। और बस इस बात का ध्यान रखना कि फ्रांसिस कंपनी ने चंद्रनगर की किलेबंदी ध्वस्त कर दी मगर ड्रेक ने आदेश की अवहेलना की। ठीक है, अवहेलना की। अब यहां पे अब युद्ध की स्थितियां ऑलमोस्ट जो है वो बन गई थी। आदेश दिया कि ये दोनों कार्य जो है आप कर लो। अब ड्रेक द्वारा आदेश न माने जाने के बाद अब सिराज ने एक और भी प्रयास किया। सिराज ने जो है वो आपके दोबारा फिर एक बार से अपने दो पत्रा ख्वाजा वाजिद और राजनारायण को भेजा कि आप कोई राजनीतिक हल निकालिए, कोई पॉलिटिकली सॉल्यूशन हो जाता है तो और अच्छी बात है। लेकिन ख्वाजा वाजिद और राजनारायण के साथ भी इन्होंने उचित व्यवहार नहीं किया। ठीक है, के बाद राजनारायण तथा ख्वाजा वाजिद को ड्रेक के पास पुनः भेजा ताकि कोई हल निकले। मगर ड्रेक ने इनके साथ भी बदसलूकी की। ड्रेक ने इनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया। उचित व्यवहार नहीं किया। उचित व्यवहार नहीं किया। तब 4 जून, अब देखना ये 20 दिन बड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि 23 जून को प्लासी का युद्ध होगा। अब एक एक दिन एक एक तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है। 56 को राय दुर्लभ सेनापति ने, ये राय दुर्लभ सिराज का सेनापति था, राय दुर्लभ ने कासिम बाजार पे आक्रमण कर लिया। दुर्लभ ने
कासिम बाजार पर आक्रमण किया तथा संधि हेतु अंग्रेजों को मजबूर किया। अंग्रेजों को मजबूर किया। अब संधि क्या थी? एक मिनट, जिसमें निम्न शर्तें थी। अब निम्न शर्तें थी, क्या शर्तें थी देखिए। एक तो थी कि राज्य विद्रोहियों को शरण नहीं दी जाएगी। राजवल्लभ जैसे लोग थे ना, कृष्ण वल्लभ जैसे, इन विद्रोहियों को शरण नहीं। और दूसरों को दस्तक नहीं बेचा जाएगा। अंग्रेज अंग्रेजी खरीद सकते हैं आपस में, अंग्रेजों के अलावा अन्य को नहीं बेचा जाएगा। ये दो बातें हुई यहाँ पे, बट अभी तक कोई खास कुछ हुआ नहीं था। अब ये बातें जो है, ये फोर्ट विलियम के जो परिषद के सदस्य थे, काउंसिल जो थी सिड्रैक की, वो इससे सहमत नहीं हुई। और जब वो सहमत नहीं हुई तो 16 जून को सिराज ने अटैक कर दिया फोर्ट विलियम के ऊपर। ठीक है, उक्त बातों पर फोर्ट विलियम परिषद सहमत नहीं हुई। ठीक है, और जब ये सहमत नहीं हुई तो सीधी सी बात है, पहली वाली संधि का कोई मतलब नहीं रहा। तब सिराज ने पंद्रह और 16 जून 1756 को क्या किया, फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया। और जब फोर्ट विलियम पर इसने आक्रमण किया तो जनरल ड्रेक अपने जहाज सहित भाग गया और सर्जन थे डॉक्टर जॉन हॉलवेल, वो संघर्ष करता रहा और 3 दिन तक वो संघर्ष करता है। 17, 18, 19, 20 तारीख तक लगभग सारे अंग्रेज कोठियों, जितने भी घर थे, क्वार्टर थे, जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान थे, उन सब पर इनका अधिकार हो गया। किसका? सिराज का। और फिर रात को हॉलवेल ने एक कहानी गढ़ी है, यहाँ पे मैं गढ़ी शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि अधिकांश इतिहासकारों ने उसको कपोल काल्पनिक कहानी बताया है, क्योंकि 18x14 फीट का जो रूम होता है, 18 फीट और 14 फीट लंबाई चौड़ाई, तो उतने रूम में उसने कहा कि एक रात को 146 लोगों को अंदर घुसाया गया, जिसमें से सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे और बाकी 123 मारे गए। अब 18 फीट और 14 फीट का जो रूम होता है ना, उसमें 146 लोग घुसा ही नहीं जा सकते, और फिर घुसा भी दिए गए ना तो बचेगा फिर कोई नहीं। और उन 23 में से एक हॉलवेल ने कहा कि मैं खुद हूँ। तो अंग्रेज़ों को उकसाने के उद्देश्य से उनने इस प्रकार की कहानी गढ़ी, क्योंकि उस कोठरी में हो सकता है कि 5-7 लोग डाले हो, 146 जैसी कोई बात नहीं थी।
20 जून की इस घटना के बाद यह बात पहुंचती है मद्रास की ब्रिटिश कंपनी के पास। मद्रास कंपनी का गवर्नर क्लाइव था उस समय। क्लाइव और नौसेना के एडमिरल वॉटसन की सेना अब कलकत्ता अभियान के लिए आएगी, ठीक है। और तब तक सिराज कलकत्ता माणिक चंद्र को देके खुद वापस मुर्शिदाबाद चला गया था। और पीछे जब क्लाइव कलकत्ता पहुंचा सेना लेके, तो माणिक चंद्र ने घूस ले ली। घूस लेके सेना को अंदर प्रवेश करने दे दिया और कलकत्ता पर पुनः ब्रिटिशर्स का अधिकार हो गया। और फिर कलकत्ता का नाम चूंकि सिराज ने अलीगढ़ कर दिया था, तो अलीगढ़ की एक संधि होती है। सिराज ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया। क्या क्या हुआ देखिए। ड्रेक, मिंचन, ये सेनापति फुल्टा द्वीप भाग गए। फुल्टा द्वीप बंगाल की खाड़ी में आया हुआ है। द्वीप भाग गए। जॉन हॉलवेल, ये डॉक्टर था, सर्जन था ये हॉलवेल, फोर्ट विलियम में संघर्ष करता रहा। तीसरी बात, कलकत्ता पर सिराज का अधिकार हो गया। सिराज ने कलकत्ता का नाम अलीनगर कर दिया। ठीक है, अलीनगर कर दिया। और अलीनगर कर दिया और कलकत्ता माणिक चंद्र के अधीन कर स्वयं मुर्शिदाबाद लौट गया। ठीक है, और 20 जून को काल कोठरी की घटना होती है। ब्लैक होल ट्रेजेडी जिसे बोलते हैं। ट्रेजेडी बोलते हैं, ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना हुई। ठीक है, हॉलवेल का विवरण है ये पूरा। ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना क्या थी, मैं इसको थोड़ा सा आपको, आप इसको लिखो, मैं अलग पेज में ला रहा हूं आपको ताकि सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। कुछ चित्र है मेरे पास, फोटोज हैं।
देखो ब्लैक होल ट्रेजेडी थी क्या। ठीक है, ये वो स्थान है अब इस ट्रेजेडी को थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ ताकि परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा माना जाता है कि काल कोठरी कलकत्ता का फोर्ट विलियम का एक भवन था। काल कोठरी फोर्ट विलियम का एक भवन था जिसका आकार लंबाई थी 18 फीट, 18 फीट लंबाई एवं 14.10 फीट चौड़ाई। ठीक है, इसका आकार ये था। अब क्या था इसमें, 146 कैदियों को, जो ब्रिटिशर्स थे जो इस अभियान में सिराज ने पकड़े थे अंग्रेजों को, 146 कैदियों को एक रात इस कोठी में रखा गया, भरा एकदम से गया। सुबह तक 123 मर गए और 23 जिंदा बचे। ठीक है, 23 जिंदा बचे। इनमें से एक हॉलवेल थे जो जिंदा बचा था। यह संपूर्ण घटना, हॉलवेल यहाँ पे चेचक का अध्ययन करने के लिए आया था, चेचक बीमारी का, और डॉक्टर था, तो ये यहाँ पे तैनात था कंपनी के फोर्ट विलियम में इलाज करने के उद्देश्य से। यह संपूर्ण घटना हॉलवेल ने, और ये कार्यवाहक गवर्नर भी बना, मैं बाद में आपको ये भी बताऊंगा। संपूर्ण एक मिनट, यह विवरण हॉलवेल ने अपने पत्र अलाइव द वंडर ये इसका पेपर था, इस नाम से पब्लिश हुआ था, 3 पेज थे इसमें, नाम से अपने अलाइव वंडर पेपर में प्रकाशित किया, पर मैं दिया। ठीक है, इतिहासकार इसे संदिग्ध बताते हैं। इतिहासकार इस आंकड़े को संदिग्ध बताते हैं क्योंकि इतनी कोठरी में इतने लोग नहीं आ सकते, संदिग्ध बताते हैं। ठीक है, इसके बाद में कई सारी कमिटीज बैठी जिनको कहा गया कि वास्तव में क्या कितने लोग थे। तो कुछ कमेटी जैसे आपके स्टैनले कमेटी बैठी, स्टैनले ने आंकड़ा दिया कि 64 कैदी थे। स्टैनले रिपोर्ट क्या कहती है, 64 कैदी थे। 146 वाली तो उसने कहा झूठ है बिल्कुल। और डी.आई. प्रियर ने 43 कैदी होने की बात कही है।
ठीक है, तो ये एकमात्र विवरण है जो होलवेल ने दिया, बाकी किसी ने नहीं दिया। और ऐसा माना गया, ये होलवेल का ही है, और ऐसा माना गया है कि होलवेल ने अंग्रेजों की सहानुभूति लेने के उद्देश्य से इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया था। यहां तक कि इस घटना का कोई भी और प्रमाण भी नहीं है हमारे पास में, वो जगह भी नहीं मिली आज तक जिसे हम कोठी माने। ये स्मारक है जो लॉर्ड कर्जन ने बाद में बनाया था 1901 के अंदर, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने बनाया, जिसे बाद में गिरा भी दिया 1940 के अंदर। फिर जो डलहौजी स्क्वायर के आसपास बनाया था, फिर आपके वापस यूँ कहिए कि सेंट जॉर्ज चर्च के आसपास फिर बनाया था। तो हम देखते हैं आगे। यहाँ पर एक स्मारक था, जो बाद में 1902 में कर्जन द्वारा बनाया गया। और आपको पता होगा कि 1940 में एस.सी. बोस ने इसको गिराने के लिए आंदोलन किया, गिराने का आंदोलन किया था। फिर पुनः वापस इसको आपके सेंट जॉन चर्च में स्थापित किया गया। सेंट जॉन चर्च में, कलकत्ता में ही है, पुनः स्मारक बनाया। जो अभी आप देख रहे हो ये फोटो, ये अभी भी बना हुआ है और ये बाद में बनाया गया, ठीक है, ये स्मारक। तो ये बात थी। और एक नोट करके और पॉइंट डाल सकते हो, अक्षय कुमार मैत्री ने एक किताब लिखी थी सिराजुद्दीन। अक्षय कुमार मित्र ने सिराजुद्दीन पुस्तक में इस घटना का खंडन किया है, इस घटना का खंडन किया है। ठीक है, ये काल कोठरी की घटना थी। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब काल कोठरी की घटना के बाद में, अब इस घटना की जैसी जानकारी आपकी कहाँ पहुंची, मद्रास पहुंची। तो मद्रास पहुंचने के बाद में मद्रास कंपनी के गवर्नर क्लाइव और एडमिरल वॉटसन के नेतृत्व में एक सेना है वो कलकत्ता पहुंचती है। और उन्होंने माणिक चंद्र, जो कि कलकत्ता का उस समय फौजदार था, उसको घूस देके और कलकत्ता अथवा अलीनगर पर पुनः कब्जा कर लिया और फरवरी में 1757 के अंदर संधि करने के लिए मजबूर किया सिराजुद्दीन दौला को। ठीक है, इस बात को हम लिख रहे हैं। इस संपूर्ण घटनाक्रम की सूचना मिलने के बाद मद्रास कंपनी या मद्रास प्रेसिडेंसी, जो भी आप लिखो, कंपनी से क्लाइव ये स्थल सेना लेके निकला तथा एडमिरल वॉटसन ये नौसेना लेके निकला। पैटसन शक्तिशाली सेना लेकर
सेना के साथ कलकत्ता आते हैं। ठीक है, कौन? वॉटसन और क्लाइव। कहाँ से आते हैं? मद्रास से। क्लाइव बहुत चालाक व्यक्ति था और इसने आते ही सबसे पहले क्या किया, मणिक चंद्र को घूस देने का काम किया और मणिक चंद्र घूस ले भी ली और मणिक चंद्र ने घूस लेके इनको अंदर घुसने दे दिया। ठीक है, अब ये पहुंचते हैं 14 दिसंबर 1756 को। ठीक है, और फिर क्या हुआ, क्लाइव ने मणिक चंद को घूस देकर अपनी तरफ कर लिया तथा 2 जनवरी 1757 को पुनः कलकत्ता पर अधिकार किया। कलकत्ता का नाम ही अलीनगर था, मैंने लिखवाया पीछे शायद। हाँ, एक सेकेंड। ठीक है, मैंने लिखवा दिया है। अधिकार कर लिया। सिराज व्यवस्थापूर्ण विवश होकर अलीनगर की संधि करता है। विवश होकर क्लाइव के साथ अलीनगर की संधि करता है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। अलीनगर की संधि करता है। ठीक है, ये संधि हुई है 9 फरवरी 1757 को। संधि हुई। ठीक है, और इसकी शर्तें क्या थी वो लिख लेते हैं हम। अब अलीनगर की संधि हुई और इन संधि के अंतर्गत सीधी सी बात है कि सामान्य शर्तें होगी, जो अंग्रेज चाहते थे वही शर्तें डालेंगे। क्या क्या शर्तें डाली गई? सबसे पहली शर्त क्या रखी कि कंपनी के जो भी विशेष अधिकार थे 16 जून से पहले के, वो सारे विशेष अधिकार प्लस कंपनी के सारे क्षेत्र सिराज ने वापस कंपनी को लौटा दिए। कंपनी के अधिकार, चाहे वो दस्तक का हो, वह क्षेत्र, फोर्ट विलियम वगैरह, वो सब वापस लौटाए। ठीक है, और क्या किया, और बहुत सारा नुकसान जो पहुंचाया था उन सब की क्षतिपूर्ति की जाएगी और साथ में 3 लाख एक्स्ट्रा और दिए जाएंगे, क्योंकि कई सारे किराएदार भी थे, कई सारे फैक्ट्री के लोग भी थे। युद्ध में उनके मकान गिर गए, कईयों के घर, वो फैक्ट्रियां टूट गई, मशीनें टूट गई। इनको जो भी नुकसान हुआ था उसकी क्षतिपूर्ति सिराज देगा। सिराज कंपनी कर्मचारियों को
मुआवजा तथा कंपनी को 3 लाख क्षतिपूर्ति, युद्ध क्षतिपूर्ति, क्योंकि युद्ध में कंपनी को नुकसान तो हुआ ही था। 3 लाख युद्ध क्षतिपूर्ति करेगा। ठीक है। और कलकत्ता की किलेबंदी की अनुमति दे दी गई। किलेबंदी के साथ में सिक्के डालने की अनुमति दी गई। वह सिक्के डालने की अनुमति दी गई। ये सब कुछ सुविधाएं अंग्रेजों को मिली। सिराज को क्या मिला? सिराज को ये मिला कि अगर अफगानी सिराज के खिलाफ युद्ध वगैरह करते हैं तो सिराज की सपोर्ट अंग्रेज करेंगे। बस अफगानियों के विरुद्ध सिराज का सहयोग कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। अंग्रेज करेंगे। अब ये 4 तो बिंदु बहुत तगड़े बिंदु थे। अब एक चंद्रनगर बचा हुआ था। ये इलाका, ये फ्रांसीसियों का इलाका था और क्लाइव ये चाहता था कि चंद्रनगर, एक ऐसी शर्त रखी जाए जिसमें सिराज चंद्रनगर को खाली करवाए फ्रांसीसियों से। इस पर सिराज सहमत नहीं हुए। तो फिर क्या हुआ? फिर जैसे संधि हो गई, ठीक 1 महीने बाद मार्च में क्लाइव और वॉटसन ने यहाँ पे अटैक कर दिया। यहाँ पे फौजदार नियुक्त था राय दुर्लभ। दुर्लभ ने पैसे ले लिए, नहीं सॉरी नंद कुमार ने पैसे ले लिए और नंद कुमार ने कुछ किया नहीं और फ्रांसीसियों को इन्होंने चंद्रनगर से पराजित कर लिया। और फ्रांसिस यहाँ से भागते हुए सिराज के दरबार में चले गए और ये प्लासी युद्ध का एक कारण बना। एक बस लिख लेते हैं, फिर अपन आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आगे देखिए क्या हुआ। क्लाइव सिराज के माध्यम से चंद्रनगर को फ्रांसीसी कंपनी से मुक्त करना चाहता था। मगर सिराज सहमत नहीं हुए। ठीक है, आगे क्या हुआ देखिए। जब सिराज सहमत नहीं हुए ना, तब आगे क्या हुआ। सिराज सहमत नहीं हुए, आप लिख लो इसको। तब 23 मार्च को 57 को क्लाइव व वॉटसन ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया। सिराज का फौजदार
फौजदार नंद कुमार शांत रहा। ठीक है, संभवतः इसने घूस ली थी और फ्रांसीसी लोग जो है वो यहाँ से जान बचाकर सिराज के पास आ जाते हैं मुर्शिदाबाद में। ठीक है, फ्रांसीसी यहाँ से जान बचाकर सिराज की शरण में आ गए। और ये बात अंग्रेजों को स्पेशली इसको तो बिल्कुल ठीक नहीं लगी, क्लाइव को तो आ गए। यह प्लासी युद्ध का तात्कालिक कारण बना। और अब क्या होगा कि प्लासी लड़ने से पहले सिराज की शक्ति का आकलन तो कर ही चुका था क्लाइव। अब क्लाइव को बहुत अच्छे से पता था कि सीधे तौर पे सिराज को पराजित नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने सिराज के जितने भी विरोधी गुट थे उनको एक करने का काम शुरू हुआ। और फिर मीर जाफर के नेतृत्व में कई लोगों के साथ क्लाइव और वाटसन ने गठबंधन बनाया और प्लासी के युद्ध में सिराज को पराजित किया। तो कल की जो क्लास होगी उसमें हम प्लासी युद्ध और उससे पहले की पृष्ठभूमि, परिणाम, वो सब पढ़ेंगे। आज इतना ही करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।